हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे कूलम्ब्स लॉ। तो देखो, अभी तक तो तुमने इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम एक्चुअल इसका जो मेन टॉपिक है, जहां से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं, वो आज पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि अपने पास में कूलम्ब्स लॉ। तो पहले देखो पढ़ेंगे कैसे। पहले इसकी थ्योरी को एक बार पढ़ लेते हैं कि ये लॉ क्या है, किस चीज़ के बारे में है। देन उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम फिर यहाँ पे कर रहे होंगे। अब क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे होंगे, लेकिन मैं 2 से 3 क्वेश्चंस तुमको यहाँ पे करके बता दूंगा कि क्या अप्रोच रखनी है इस टॉपिक के ऊपर। जो क्वेश्चंस होंगे उनको करते हुए, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले तो देखो, टॉपिक अपने पास है कूलम्ब्स लॉ, तो इसके बारे में अपने को पढ़ना है। कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या करता है कि अगर मान लो हमारे पास में 2 चार्जेस है, एक यहाँ पे एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। इन दोनों चार्ज के बीच में ये चार्ज, ऑब्वियस सी बात है, ये अगर चार्ज है तो ये इस पे कोई फोर्स लगा रहा होगा। अब डिपेंड करता है, देखो अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव, तो ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे एक दूसरे पे। तो ये डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर कि वो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे या अट्रैक्टिव लगाएंगे, लेकिन फोर्स तो लगाएंगे ही लगाएंगे। अब आते हैं बात की, इसका एक डायग्राम है वो हम यहाँ पे बनाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में एक चार्ज है इधर पे रखा हुआ, जो कि हमारे पास में है Q1 चार्ज, और एक दूसरा चार्ज अपने पास में यहाँ पे आता है, जो कि हमारे पास में है यहाँ पे ये जो कि हमारे पास में यहाँ पे Q2 चार्ज। अब ये जो दोनों के दोनों चार्ज है, मान लेता हूँ कि फिलहाल के लिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा वाला भी एक पॉजिटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ले सकते थे, बट जस्ट एग्जांपल, अब कुछ तो लेना ही था तो मैंने यहाँ पे ले दिया जो भी लेना था। अब आता है कि इसके बीच में, मान लेता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो है यहाँ पे r, जो डिस्टेंस है ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। अब हमें ये पता है कि जो Q1 चार्ज है वो Q2 चार्ज को, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो Q1 वाला जो चार्ज है वो Q2 वाले चार्ज को रेपेल कर रहा होगा। रेपेल करने का मतलब है Q1 Q2 को धक्का दे रहा होगा, किधर को, इधर को फोर्स लगा रहा होगा ऐसे करके यहाँ को। तो अब Q1 वाला चार्ज Q2 वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं F21। F21 का मतलब क्या है, इसको रीड कैसे करोगे, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, इस तरीके से इसको रीड करते हैं। फिर आता है कि Q2 चार्ज भी तो Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा, तो वो भी इसको रेपेल कर रहा होगा। इसका मतलब रेपेल करने का मतलब है कि वो भी इस पे इधर को फोर्स लगा रहा होगा, और उसको हम बोलते हैं F12, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये सारे के सारे फोर्सेस ऐसे लग रहे होंगे। अब एक चीज मजे की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो F12 जो चार्ज है ना, यहाँ पे ये वाला अपने पास F12 जो चार्ज है और जो F21 चार्ज है, ये दोनों के दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों का सेम रहता है, मतलब वैल्यू सेम है। अगर Q2 Q1 पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो Q1 Q2 पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, यानी कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, अपोजिट रहती है। जैसे Q1 Q2 को फोर्स तो लगा रहा है 10 न्यूटन का, पर उधर को लगा रहा है, और सेम Q2 Q1 को भी फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, लेकिन इधर को लगा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे एक चीज तुमको देखने को मिलेगी कि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। अब ये चीज कहीं याद आ रही होगी, तुमने कहीं क्लास 9th में कुछ तो ऐसा पढ़ा है कि जितना फोर्स हम लगाते हैं उतना ही हमारे ऊपर लगता है। तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा है, न्यूटन का 3rd लॉ में। यहाँ पे टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे हो यही रहा है, Q1 ने Q2 पे फोर्स जो लगाया, मान लो अगर वो एक्शन फोर्स है तो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, ये रिएक्शन फोर्स है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन्स जो 3rd लॉ है उसके साथ भी क्या होता है, यहाँ पे कंसिस्टेंट होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन के 3rd लॉ को भी फॉलो करता है। अब ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मतलब बताओ कि जो कूलम्ब्स लॉ है, हाउ कूलम्ब्स लॉ इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स 3rd लॉ। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ बताई कि ये तुम यहाँ पे इस तरीके से प्रूव करके बताओगे कि कैसे कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन के 3rd लॉ के साथ में जो है वो कंसिस्टेंट है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे इस लॉ की इधर पे डेफिनेशन लिख रखी है, इसको अपने आप से तुम पढ़ के लिख सकते हो। मैं मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये जो फोर्स है, अब इसकी अभी तक तो मैंने नॉर्मल बात करी फोर्स की, लेकिन ये फोर्स की कुछ वैल्यू कहीं से तो निकालेंगे ना। अब होता क्या है, फोर्स ये जो ये फोर्स है, पहली बात तो इसको कूलम्ब्स फोर्स भी कहते हैं और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। तो दोनों में से कोई सा भी नाम तुम देख सकते हो। अब कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है कि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब उन दोनों की जो वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू, साइन नहीं, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन फोर्स के फॉर्मूले में नहीं रखना है। चाहे चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, तुम्हें जस्ट उसकी वैल्यू रखनी है, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ तुम्हें मैग्नीट्यूड बताता है, ये कोई डायरेक्शन नहीं बताने वाला है यहाँ पे।
इसीलिए Q1 और Q2 दोनों चार्ज जिनके बीच का तुम फोर्स निकाल रहे हो, फोर्स उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर दूसरी चीज कुलम्स लॉ ने और क्या बोला कि एक और बात है भाई, इनका जो फोर्स यहाँ पे होगा वो आर यानी कि जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जैसे जैसे तुम डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उनका जो बीच का जो फोर्स है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। यानी कि डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स कम होगा और चार्ज को बढ़ाने पे फोर्स जो है वो बढ़ने वाला है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया तो नीचे ये जो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है इसमें हमने क्या करा, दोनों को कंबाइन कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे, तो यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा देखो, तो फाइनली जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है अपने पास में k, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा मेन जो है ये यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज क्या है। देखो F है दो चार्ज के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड, फिर आता है k कांस्टेंट है। k की वैल्यू अगर हम बात करें, देखो k की वैल्यू वैसे डिपेंड करता है कि जो दो चार्ज हैं उन दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है वो मीडियम कौन सा है। अगर क्या दो चार्ज जो है उनके बीच में पानी है, क्या दो चार्ज है उनके बीच में कोई ऑयल है, क्या दो चार्ज है उनके बीच में कोई वैक्यूम है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे मीडियम बदलता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होती रहेगी, यहाँ पे चेंज होती रहेगी। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ कि वैक्यूम के लिए ये जो k है इस कांस्टेंट की वैल्यू अपने पास में क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यानी कि ये अपने पास में k की वैल्यू है, लेकिन ये कब के लिए, ये कौन से मीडियम के लिए, ये अपने पास में वैक्यूम के लिए है। यहाँ पे अब आता है तो या तो वैक्यूम कह लो, एयर कह लो या फ्री स्पेस कह लो, सब एक ही बात होती है। इसलिए इन सब के लिए ये वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर आता है नीचे वही बता रखा है कि अलग अलग वैल्यूज हैं अलग अलग मीडियम के लिए। अब वही बाकी एक और चीज़, अब देखो जैसे अभी हमने एक चार्ज को जो लिया था, जैसे यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये Q1 जो चार्ज है और ये जो Q2 चार्ज है, तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो फोर्स जब मैं बोल रहा था कि Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है, मैंने फोर्स की डायरेक्शन कैसे ली थी, ऐसा सीधा। यानी कि एक चीज़ देख रहे हो, फोर्स हमेशा जो दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है फोर्स हमेशा उसके अलोंग लगता है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये कि Q1 Q2 पे कभी ऐसा फोर्स नहीं लगा सकता कि मान लो यहाँ नीचे को ऐसे करके ये लगा ले, ऐसे करके ऐसा नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो तो ये है ना, ये वाली यहाँ पे ये जो लाइन है वो तो ये है दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो इसलिए नीचे को ऐसे में फोर्स लग ही नहीं सकता, हमेशा फोर्स कहाँ को लगेगा, दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन है उस लाइन के अलोंग लगेगा, हमेशा ऐसे। तो या तो अगर रिपल्सिव फोर्स है तो ऐसे इधर को लगेगा, अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो ऑब्वियसली बात है वो इधर को लगेगा ऐसे करके, है ना, और रिपल्सिव था तो इधर को लग रहा था। तो यानी कि इसी लाइन के अलोंग जो है वो फोर्स लग रहा होगा, इसके अलावा और कहीं भी नहीं लगेगा। तो यही सब बता रखा है। अगला वही जो मैंने तुम्हें बताया था न्यूटन का थर्ड लॉ वाला कहानी किस्सा, वो बता रखा है। तो अगेन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसको, बस यहाँ थ्योरी तुम पढ़ लेना यहाँ पे। फिर अगला वही कि k की वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट है, मीडियम टू मीडियम डिपेंड करती है, ऑलरेडी बता दिया। अब आती है कि k की भी कोई वैल्यू होती है क्या, तो बिल्कुल देखो k की वैल्यू होती है 1/4πε। अब यहाँ पे क्या होता है, k तो एक कांस्टेंट है बता दिया, अब उसके बाद आता है 1/4 नंबर है, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, एप्साइलन क्या चीज़ है, एप्साइलन होता है अपने पास में परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी कि मीडियम की परमिटिविटी। फिलहाल के लिए इसको ऐसा समझ सकते हो कि एप्साइलन का मतलब है कि मीडियम जो है वो कितने फोर्स को परमिट करता है, कितने फोर्स को अलाउ करता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगा सकता है। अगर दो चार्ज के बीच में, ऐसा समझो अगर दो चार्ज के बीच में वैक्यूम है, कोई कुछ मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम मतलब खाली कुछ भी एक भी पार्टिकल नहीं है, तो अगर दो चार्ज के बीच में एक भी पार्टिकल अगर यहाँ पे नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो एक दूसरे पे मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर उनके बीच में कोई मीडियम आ गया, फिर ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि ये जो चार्ज है और एक जो दूसरा चार्ज है वो उतना फोर्स नहीं लगा पाएंगे एक दूसरे पे। क्यों? क्योंकि बीच में कोई और भी आ गया, उनको एक तरीके से समझो कि कोई कबाब में हड्डी बन के आ गया, कोई वहां पे इनको डिस्टर्ब कर दिया किसी ने वहां पे, तो अब वो उतना नहीं लगा पाएंगे फोर्स। हो सकता है वैक्यूम में एक चार्ज दूसरे चार्ज पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हो, तो अगर जब उनके बीच में 10 न्यूटन का फोर्स, जब उनके बीच में कोई मीडियम आ जाएगा, अब 10 न्यूटन का फोर्स नहीं लगेगा, अब हो सकता है 8 न्यूटन, 7 न्यूटन, 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, कुछ भी अलग कम लगे। मतलब तो हमेशा जब मीडियम की एंट्री हो जाएगी किसी भी और मीडियम की वैक्यूम के अलावा, तो फोर्स हमेशा कम हो जाता है। तो ये एप्साइलन जो है ना, ये उसी बात की वैल्यू है कि मीडियम जो है उसकी परमिटिविटी कितनी है, भाई वो कितना फोर्स अलाउ करेगा आगे जाने को, है ना। तो ये बताता है। फिर आता है बाकी एप्साइलन के ऊपर पूरा डिटेल में कि एप्साइलन एग्जैक्टली क्या होता है, वो मैं यहाँ पे अभी कूलम्स लॉ के अंदर डिस्कस ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ।
फिर अब उसके बाद हम आगे आते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद अब फोर्स का अगर मेनली हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाने का ट्राई करें तो क्या हो जाएगा, के की जगह देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर उसको एज इट इज रख दिया। अब एप्सिलॉन की देखो, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी किसी भी मीडियम की, पर जब मैं बात कर रहा हूँ परमिटिविटी वैक्यूम की तो उस टाइम पे एप्सिलॉन नॉट हम लिखते हैं। तो जब भी कोई भी चीज बात मान लो फोर्स की बात हो रही है, वैक्यूम के फोर्स की बात हो रही है, तो उस टाइम पे एफ नॉट लिख देंगे। अगर कभी ये परमिटिविटी वैक्यूम की बात हो रही है तो एप्सिलॉन के नीचे नॉट लगा देंगे। तो जो नॉट लेटर का जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो बेसिकली किसके लिए, वैक्यूम को शो करने के लिए, कि भाई अभी हम वैक्यूम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो इस वजह से आ रहा है। फिर है तो एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर कह सकते हो वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर आता है नेक्स्ट अपने पास में कि अगर मान लो हमें फोर्स हो गया और डिस्टेंस हो गया, अगर इन दोनों चीज़ों का ग्राफ बनाना हो कि डिस्टेंस के साथ साथ फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो तब वो किस तरीके से बनेगा। तो देखो फॉर्मूले में जो फोर्स है और जो डिस्टेंस है वो दोनों कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमेशा ध्यान रखना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा कुछ इस तरीके से बनाया जाता है यहाँ पे। तो मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पहले अपनी एक्स और वाई एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस में यहाँ पे दिख रहा होगा आर स्क्वायर है और वाई एक्सिस में है एफ ई का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर है ये ग्राफ कैसा है, कर्व। कर्व का मतलब ये है कि देखो जैसे जैसे इधर को डिस्टेंस बढ़ रही है तुम देख रहे होंगे वैसे वैसे फोर्स क्या होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और सही बात भी है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती रहेगी फोर्स भी तो वहां पे कम होती रहेगी, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे। अब नेक्स्ट हमारे पास में एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखो पॉइंट चार्ज क्या होता है, जितने भी चार्जेस से हम न्यूमेरिकल्स में या कहीं पर भी डील करते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्यों कहलाते हैं, क्योंकि देखो जब भी हमारे पास में दो चार्ज है, मान लो यहाँ पे इस तरीके से रखे हुए, तो जब भी हमारे पास में कोई दो चार्ज ऐसे करके रखे हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो चार्ज के साइज के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि डिस्टेंस दो चार्ज के बीच की काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू चार्ज के साइज के कंपैरिजन में, तो ऐसे टाइम पे उन चार्जेस को कहा जाता है कि ये पॉइंट चार्ज है। तो वही इनकी डेफिनेशन भी यहाँ पे शो कर रही है कि व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू स्फीयर, दो स्फीयर के बीच का, स्फीयर मतलब वो चार्ज की बात हो रही है, तो जब भी दो स्फीयर के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो उनके रेडियस के कंपैरिजन में, रेडियस मतलब उनके साइज के कंपैरिजन में, तो उस टाइम पे वो जो चार्ज स्फीयर है उनको रिगार्ड किया जाएगा एज अ पॉइंट चार्ज। मतलब उनको एक ऐसा माना जाएगा कि ये तो छोटा सा पॉइंट है, मतलब ठीक है। वो होता है ना जैसे कोई बहुत दूर की, अगर तुम किसी पहाड़ पे बहुत दूर की कोई बिल्डिंग अगर देख रहे हो तो वैसे एक्चुअल में बिल्डिंग का साइज बहुत बड़ा है, पर यहाँ से डिस्टेंस इतनी दूर है कि बिल्डिंग ऐसे एक पॉइंट साइज की दिख रही है, एक छोटी सी डॉट दिख रहा है बिल्डिंग के बदले। तो ये चीज़ होती है। फिर आता है नेक्स्ट, अगर हम आगे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि 3 चार्जेस Q, -Q एंड Q0 आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। तो हमारे पास में टोटल 3 चार्ज है, एक तो -Q हो गया, एक +Q हो गया और एक यहाँ पे Q0 हो गया। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये जो दोनों अपने पास में यहाँ पे तीनों चार्ज है, ये कितना नेट फोर्स लगा रहे हैं Q0 पे, मतलब ये जो ओरिजिन पे जो चार्ज रखा है ना, ओरिजिन वाले चार्ज के ऊपर ये लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो अब एक एक करके निकालते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करना है कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये निकाल लेता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो ये वाला जो चार्ज है जो कि एक्स एक्सिस में रखा है, ये वाला चार्ज जो कि यहाँ पे ये रखा है, ये वाला जो चार्ज है Q, ये Q0 पे कितना फोर्स लगा रहा है। अब ऑब्वियसली बात है दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो ये उसके ऊपर फोर्स तो लगाएगा, लेकिन इसके ऊपर फोर्स कहाँ को, ये इसके ऊपर फोर्स कहाँ को लगा रहा होगा, ऐसे इधर को लगाएगा, रेपेल करेगा उसको। अच्छा, दूसरा जो ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर नेगेटिव है, नीचे ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे Q0 है, तो ये उसके ऊपर फोर्स कैसे लगाएगा, ऊपर को लगाएगा, मतलब अट्रैक्टिव लगाएगा ये अपनी तरफ को ऐसे करके। तो यानी कि ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मान लेते हैं कि जो ये वाला Q इस Q0 पे जो फोर्स लगा रहा है उसको मैं ले लेता हूँ F1, ठीक है, और ये वाला माइनस का Q इस Q0 पे जो लगा रहा है उसको मैं ले लेता हूँ F2, यानी कि यहाँ पे दो फोर्सेस जो है वो लग रहे हैं। अब F1 की वैल्यू निकालता हूँ पहले कि F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। F1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, K तो वैक्यूम, कुछ नहीं दिया है तो मतलब वैक्यूम है, तो K Q1 Q2, Q1 ले लिया मैंने Q और Q2 ले लिया Q0 को, और नीचे क्या आ गया R स्क्वायर। R उनके बीच की डिस्टेंस को कहते हैं, तो R कितना है, A का स्क्वायर, तो यहाँ पे A स्क्वायर हो गया। अब निकालते हैं F2 की वैल्यू। F2 कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू अगेन K, फिर से वही Q1 Q2, तो Q1 है हमारा Q, मतलब एक्चुअल में उसकी वो -Q है, पर मैंने बताया था ना कि फोर्स के फॉर्मूले में जो है सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड रखना है चार्ज का, तो -Q नहीं Q रखेंगे। फिर आता है यहाँ पे Q0
और नीचे आ गया कितना डिस्टेंस है a स्क्वायर। अब तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी, भले F1 फोर्स और F2 जो फोर्स है उन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का दोनों क्या है, सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। इसीलिए मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि F1 जो फोर्स है वो क्या है, F2 फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हें F लेट ले रहा हूँ, मतलब मैंने इनके बदले मैंने कहा यार दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को F1 F2 क्या लेना, एक ही कुछ वैल्यू लेते हैं। अब दोनों वेक्टर के बीच में तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे कितना 90 डिग्री का एंगल है। देखो भाई ये क्वेश्चन तब नहीं समझ आएगा अगर वेक्टर्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो इसलिए वेक्टर्स की प्रॉपर नॉलेज होना वो बहुत जरूरी है क्लास 12 के अंदर, क्योंकि हर जगह पे कहीं ना कहीं वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, कुछ ना कुछ वेक्टर से रिलेटेड आता ही रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो एंगल अपने पास में दिख रहा होगा ये 90 डिग्री है दोनों फोर्स के बीच में। तो अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ कि कितना हो जाएगा। तो भाई रिजल्टेंट फोर्स का, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, या फिर इसको एफ नेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो फोर्स है, यहाँ पे हमारे पास में टोटल फोर्स है एफ नेट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर, याद है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो वही है ए स्क्वायर मतलब एफ का स्क्वायर ही है, बी वाले का मैग्नीट्यूड भी एफ है तो एफ का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू एफ, बी की वैल्यू एफ, और इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। अब पीछे ये जो कॉस 90 डिग्री वाला पार्ट है ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, ये पूरा जीरो हो जाएगा। बचा कितना यहाँ पे अपने पास में, रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, पीछे वाला पार्ट जीरो, फिर 2f स्क्वायर में आगे रूट 2 रह जाएगा, एफ स्क्वायर रूट से बाहर आके f बन जाएगा। और अब f की वैल्यू अपने पास में क्या हो गई यहाँ पे, ठीक है, रूट 2 इंटू एफ की वैल्यू अभी तो निकाली थी, ये इनमें से कोई सी भी वैल्यू बोल लो वो सब f की ही वैल्यू है, दोनों में से कोई सी भी जो सही लगे वो वाली वैल्यू को उठा लो, दोनों ही एक ही बात है, दोनों वैल्यू सेम ही है। तो वहाँ पे रख लेते हैं यहाँ पे। तो अब आता है k रूट 2 k क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, ये तो यानी कि ये हो गया हमारे पास में नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो इतना रहेगा नेट फोर्स जो कि क्यू नॉट पे लगेगा। अब ये कहाँ पे लगेगा, ऑब्वियसली बात है भाई, दोनों फोर्सेस का, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब भी बराबर होता है तो डायरेक्शन हमेशा उनके बिल्कुल बीचों बीच होती है। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन ये होने वाली है, जो मैंने यहाँ पे रेड से बना रखा है, यह है नेट फोर्स की डायरेक्शन, एग्जैक्टली बीचों बीच होगी। और यहाँ एग्जैक्टली बीचों बीच का मतलब है कि यहाँ पे एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो हमसे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, लेकिन हमने डायरेक्शन का भी जो है फिर भी जो है वो यहाँ पे बता दिया कि इतना इतना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। बाकी अब एक और चीज़ है, अगर मान लो यहाँ पे हमें दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर ना होता तो तब यहाँ पे जो डायरेक्शन होती वो हमें एक फॉर्मूला हमारे पास में जो होता है ये इस वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ता है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला जो है इससे हमें यहाँ पे निकालना पड़ता, लेकिन वही है कि अभी पता था, हमें ट्रिक पता है, 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ऐसे करके लगा ली यहाँ पे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन अपने पास में आता है वहाँ पे ये आता है कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। तो भाई बना लेते हैं इसको पहले, यहाँ पे इसके सोल्यूशन को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ये दो बोला है आइडेंटिकल चार्ज। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, एकदम कॉपी पेस्ट। तो आइडेंटिकल चार्ज है, इसका चार्ज भी Q है, इसका चार्ज भी Q है। ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर रखे गए हैं, यहाँ पे 2 मीटर दूर ये एक दूसरे से रखे गए हैं। फिर बोला गया अ थर्ड पॉइंट चार्ज Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन, एक तीसरा पॉइंट चार्ज है जो कि कैपिटल का Q है, ठीक है, उसको कहीं पे इनके जहाँ पे ये दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी लाइन पे कहीं ना कहीं तो रखा गया है, ठीक है। और ना हमें उसका मैग्नीट्यूड पता है, ना हमें उसका डायरेक्शन पता, मैग्नीट्यूड क्या, ना हमें मैग्नीट्यूड पता है, ना उसका साइन पता है, डायरेक्शन नहीं। फिर उसके बाद पर कह रहे हैं कि इस तरीके से उसको रखना है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम तो क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए, मतलब किसी नेट एकदम स्टेबल रहे, मतलब ये, ठीक है। तो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ Q। अब एक्चुअल में ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये इस वाले Q की नहीं, यहाँ पे बात हो रही है इस वाले Q की, अरे इस वाले Q की, ठीक है। तो इस वाले Q का जो मैग्नीट्यूड है और जो साइन है वो हमें बताना है यहाँ पे। तो चलो निकालते हैं। अब देखो ट्राई मारते हैं पहले। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि देखो जब भी कोई बोला जाए कि उन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर रखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों के सिर्फ बीच में ही रख सकते हैं। भाई लाइन तो चलती रहेगी इधर भी, तो हो सकता है कि तो भाई हो सकता है कि वो यहाँ पर भी हो ऐसा, ठीक है, इधर कहीं भी हो सकती है वो जो चार्ज है। अब वो देखना पड़ेगा है या नहीं है, वो तो एक बात की बात है। पर एक बात बता रहा हूँ, मान लेते हैं सबसे पहले कि अगर ये जो कैपिटल Q चार्ज है अगर वो यहाँ पे होता है मान लो, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहले मान लेता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला जो Q चार्ज है ये इस पर इधर को फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, उस पर इधर को ही फोर्स लगाएगा। तो भाई वो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, दोनों तो उधर को ही फोर्स लगा रहे हैं,
है ना, तो वो तो उधर को ही जाता जाएगा, तो इसीलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हो। पर चलो मान लेते हैं, क्या पता नेगेटिव चार्ज हो, माइनस का चार्ज हो। अगर माइनस का चार्ज हुआ तो ये क्या करेगा, इसको ये वाला क्यू चार्ज इधर खींचेगा और ये दूसरा वाला भी इसको इधर को खींचेगा, तो भी दोनों एक तरफ को ही खींच रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम तब भी नहीं आ सकता। तो यानी कि ये भी अपने पास में क्या हो गया, ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो इससे अपने को एक बात का आइडिया तो यहाँ पे लग ही गया है कि यहाँ पे बाहर की तरफ तो ये चार्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर दूसरी तरफ भी सेम कहानी अगर इधर पे भी अगर रखता हूँ तो यहाँ पे भी सेम केस होगा। तो मतलब कि ये हमने यहाँ पे सही नहीं लिया, इसको ऐसा यहाँ पे ये हो ही नहीं सकता था। अब आते हैं अगले उस पर। तो इसका मतलब जो क्यू चार्ज है वो होगा यहाँ कहीं पे, इधर कहीं पे क्यू चार्ज जो है वो यहाँ कहीं पे होगा। पर पहले तो ये है कि बीच में, मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा, मतलब कहीं भी हो सकता है, मतलब वो तो बाद में आंसर आके पता लगेगा कि एग्जैक्ट बीच में है या नहीं है। अब ये क्यू चार्ज अगर यहाँ पे है तो अब इसको चेक करते हैं कि भाई ये वाला, मतलब इसको नाम देता हूँ 1, इसको नाम देता हूँ 2। 1 वाला जो अपने पास में चार्ज है वो क्या करेगा, वो इसको रेपेल करेगा इधर को, ठीक है। 1 वाला चार्ज इसको रेपेल करेगा इधर को, और 2 वाला चार्ज इसको इधर रेपेल करेगा। तो एकदम सही आ रहा है कि भाई हाँ, क्यू चार्ज पे ऊपर नेट फोर्स को 0 किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमें बोला गया था कि पूरे के पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ये बताना है। अब एक चीज़ समझो, अगर जो 2 चार्ज है, चलो ये कैपिटल वाला क्यू चार्ज तो ठीक है, कैपिटल वाला जो क्यू चार्ज है वो तो ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उस पर तो नेट फोर्स 0 हो सकती है अगर ऐसा रखा जाए तो। पर पूरा सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में है वो चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 वाला चार्ज, ये देखो, अब अगर 1 वाले पे बात करें, 1 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये कैपिटल क्यू वाला 1 पे फोर्स लगाएगा, और वो स्मॉल क्यू जो चार्ज नंबर 2 है वो भी लगाएगा। तो यानी कि ये वाला जो चार्ज है तो कभी अगर इस कंडीशन में रहा तो ये तो कभी इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं पाएगा, है ना। यानी कि ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं हो सकती। इसका मतलब अब क्या गड़बड़ी हुई होगी, पक्का इसके साइन की गड़बड़ी है, शायद ये चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ, अब देखते हैं ये वाला, ये जो 1 वाला चार्ज है इस पर अपनी तरफ को इसको खींचेगा, 2 वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यानी कि सेंटर वाले चार्ज में कैपिटल क्यू में तो नेट फोर्स 0 हो सकती है ऐसे में। फिर अब दूसरों की बात करते हैं, बाकी जो अदर वो हैं चार्जेस। अगर 1 वाले की बात करें, उस पर जो माइनस क्यू चार्ज है वो क्या कर रहा होगा, उसको वो खींच रहा होगा उसको अपनी तरफ को कि भाई इधर को आ जा, ठीक है। लेकिन जो ये 2 वाला चार्ज है वो उसको क्या कर रहा होगा, उधर को रेपेल कर रहा होगा। तो देखो उस पर भी एक फोर्स लेफ्ट में, एक फोर्स राइट में, यानी कि नेट फोर्स 0 हो सकती है। तो इसका मतलब कि, और सेम Q2 वाले चार्ज के लिए भी यही अप्लाई होगा, यानी कि नेट फोर्स जो है वो यहाँ पे 0 हो सकती है। तो यानी कि जो सेंटर में जो हम चार्ज यहाँ पे रखेंगे, सेंटर के बीच में जहाँ पे भी, उसका जो साइन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन तो पता लग गया। अब मैग्नीट्यूड बताना है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो भाई सिंपली एक काम करते हैं, ये यहाँ से जो फोर्स लग रही होगी, मान लो मैंने इसको बोला F(Q1) फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू 1, और इस पर जो लग रहा होगा, अच्छा सॉरी उल्टा ले लिया डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसे, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, F(Q1) फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू 1 ऐसा रहेगा। फिर इधर को डायरेक्शन किसकी रहेगी, F(Q2) फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज 2। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम में होने के लिए। तो वही निकालते हैं, F(Q1) का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F(Q2) के मैग्नीट्यूड के बराबर। F(Q1) की वैल्यू K, Q1 Q2, Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, Q और इनके बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है x, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 2 माइनस का x ऐसा। तो यानी कि Q1 की डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, x, तो x स्क्वायर, यहाँ पे K कैपिटल Q स्मॉल q, फिर यहाँ पे अगेन 2 माइनस x का होल स्क्वायर। अब जो सेम चीज़ें हैं वो यहाँ पे कैंसिल होंगी, K से K कट गया, Q से Q, स्मॉल q से स्मॉल q, रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x, 1 यहाँ हो जाएगा 2 माइनस का x, 2 माइनस के x को उधर भेजा, x को भेजा इधर, x प्लस x होता है 2x, और यहाँ पे आया 2, उसके बाद में यहाँ पे 2 नीचे डिवाइड में जाएगा, 2 से 2 कटा, x इज इक्वल टू 1 मीटर। यानी कि ये जो चार्ज है इसका साइन नेगेटिव होगा, ये पता लग गया एक तो पहली बात। और ये कहाँ पे रखा जाएगा, ये इस वाले, ये वाला जो क्यू चार्ज है उससे 1 मीटर दूर रखा जाएगा। तो उस वाले से भी कितना रखा जाएगा, फिर 2 मीटर टोटल है, तो इससे भी 1 मीटर रखा जाएगा। तो इस तरीके से इसके टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनको कुछ इस तरीके से करना है। अब अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या किसी क्वेश्चन वगैरह में कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, यहाँ पे बता सकते हो। और बाकी अगर स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेरी या कुछ भी अगर चीज़ें यहाँ पे स्टडी मटेरियल की अगर रिक्वायरमेंट है तो यहीं कहीं पे हमारा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, उस पर यहाँ पे मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मज़े करते रहो।